और अब भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सच कहें तो अब हम थक से गए, असहाय से महसूस करने लगे। हर रोज मौत, मातम की तस्वीरें देखते देखते गला हमारा भी भर आता है, मगर शायद सरकारों की आंख का पानी मर गया है। 1 महीना होने को आ रहा है और देश में अब तक ऑक्सीजन की कमी को दूर नहीं कर पाया गया। स्थिति यह है कि सरकारें ऑक्सीजन के लिए कोर्ट में लड़ रही हैं। आम जनता कभी अस्पताल तो कभी अस्पताल के बाहर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। 4000 के करीब लिखित मौतें आज के हिंदुस्तान का क्रूर सच हो चली हैं और कोर्ट की तमाम फटकारों के बाद भी लाचारी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बुलंद भारत की सबसे बदनसीब तस्वीर है ये, हिंदुस्तान के मस्तक से गुजरती तकलीफ और वेदना की लकीर है ये। और ऐसी स्थिति में कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आता है। बात निकलती है तो हर बात पर रोना आता है। और रोए तो रोए क्यों ना, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिन्होंने सपनों को खो दिया, जिनके अपने मर गए इलाज के अभाव में, वो कैसे गीत गाए इस नाकाम सरकार में। और शहर क्या अभी कम शमशान बने थे कि बात गांवों तक पहुंच गई। उन गांवों तक जहां स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चिड़िया का कोई अता पता ही नहीं है। शहरों का पिंड अभी कोरोना के कहर ने छोड़ा नहीं था कि गांव भी अब सिसकने लगे हैं। और ऐसे में समझ नहीं आता कि अब इस देश का आगे क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पिछले 3 हफ्तों से घुट घुट कर जी रही है, या कह लीजिए मर रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। तो गांवों की सुध कौन लेगा। लखनऊ के नीति नियंता कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, और हम कहते हैं यही बात एक बार पिता को खो चुके तारिक के सामने आकर कह दे। है हिम्मत तो आकर कह दे। एडमिट कराया तो उन्हीं ने कोई इलाज ढंग से नहीं करा, सिर्फ पैसे खाए हमारे। फिर जब मेरे पैसे नहीं बचे तो हम घर लेके आ गए। सरकारी में ट्राई करा तो नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। फिर जब हम ऑक्सीजन लेने, पापा को ऑक्सीजन लग रहे थे रोज़ कम से कम 2 सिलेंडर, तो जाते थे बाहर लेने के लिए, तो 14 घंटे की लाइन, 15 घंटे, दोपहर में 12 बजे हम लगे रहे लाइन में सिलेंडर की, और मेरे पापा की यहाँ डेथ हो गई। उधर बेटा पूरे दिन लाइन में लगा रहा, बस इस आस में कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। जी, बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर। और इधर घर में पिता ने घुट घुट कर दम तोड़ दिया। और इतना बताते बताते एक बेसहारे बेटे का कांपता हुआ शरीर पिलक पड़ता है। और ये दर्द सिर्फ तारिक का नहीं है, बल्कि लखनऊ के ही पत्रकार हमजा ने कैसे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया, ये बताते हुए ठिठक जाती है उनकी बेटी। उनकी आंखों के सामने पिता ने दम तोड़ा और ये नकारा सिस्टम एक अदद ऑक्सीजन तक ना दिला पाया। द प्रॉब्लम इज़ हमने बहुत ट्राई किया, उनके जर्नलिस्ट इतना सोर्स होने के बावजूद भी कोई भी कुछ हो नहीं पाया। तो जैसे तैसे हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई किया, और वहाँ भी पहले गए तो ऑक्सीजन तो मिल गई थी जैसे तैसे, मगर वेंटिलेटर नहीं था वहाँ पे, और उनको वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर ऑक्सीजन मिल तो गई थी, मगर इतना ज़्यादा लेट हो चुका था उसकी वजह से कि उनको वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। कहने को तो रोज ऑक्सीजन टैंकर आते हैं, रोज फोटोग्राफी, रोज वीडियोग्राफी होती है, मगर असल में आम लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सब कुछ ये आंखें बयां कर जाती हैं। और तो और जिन्होंने खुद पैसे देकर ऑक्सीजन टैंकर मंगवाए, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या हाल है ये भी देख लीजिए। ये सिर्फ जो प्रशासन है, ये सिर्फ लोगों को मारने का काम कर रही है। आपको मैं बता दूं, मैंने अपने पर्सनल सोर्स से 8 टैंक मंगाए यहाँ पर 2 तारीख को। मैंने अडानी से मंगाए 4, और 4 मैंने
केंद्र से मंगाए रेलवे के थ्रू। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर के अपनी फोर्स लगा के जबरदस्ती उठा के मेरे 2 टैंक ले गए। इन्होंने बदमाशी, इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। इसमें एडीएम केपी सिंह का सबसे अहम रोल है। उसने मेरे बेटे को 2 दिन तक किडनैप करके रखे रहा और उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल छोड़ा है। कल मैंने शिकायत नहीं की कि आपके बेटे को इस तरह अगवा कर लिया? अपने बेटे, मैंने इसके लिए मीडिया, दैनिक जागरण, कई प्रेस में दिया। उसके बाद हड़कंप जब मचा, तब इन्होंने आनंद फानन में मेरे बेटे को छोड़ दिया। बख्शी तालाब के इस प्लांट के बाहर लोग दरी बिछाकर दिन रात सिलेंडर लेकर बैठे रहते हैं, सो जाते हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि अब नहीं तो तब ऑक्सीजन मिल जाएगी। मगर जब प्रबंधन ने टैंकर जब्त कर लिए तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? आज की तारीख में 2500 सिलेंडर पर डे का मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये लोग जानबूझ के कोई यहाँ नहीं देने, जिसकी वजह हजारों लोग यहाँ पेशेंट मर रहा है। उम्मीद है आपको कहाँ से मिलेगी सिलेंडर? बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ बाहर खड़े हैं आपके प्लांट सर, बहुत से लोग नहीं, इन लोगों ने फोड़ लगाए, लोगों को भगा दिया यहाँ से, सिर्फ इसलिए कि कुछ पता न चले लोगों को। सच बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये तो हाल है और इस पर मुख्यमंत्री कहते हैं पूरा प्रदेश ऑक्सीजन से माला माल है। लेकिन फिरोजाबाद की तस्वीरें कहती हैं झूठ भले भरपूर है मगर ऑक्सीजन की तो कमी है, क्योंकि यहाँ के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में एक मां की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन सरकारी अस्पताल में खत्म हो गई थी। और इस पर लापरवाही तो ये कि लाइट तक वहां कट गई और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक चलना बंद हो गए। 50 से 60 मरीज छटपटाने लगे और विनोद की मां उस छटपटाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने सांसों का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं ऑक्सीजन लेके आया था यहाँ पर, लाइट चली गई थी तो मैंने कि डॉक्टर साहब मम्मी की तबीयत खराब, मैं रूम में गया था, डॉक्टर बोला हम आ रहे हैं। फिर वो 8 घंटे से ज़्यादा हो गया लाइट को, और जाके सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर में जाके मैंने बोला डॉक्टर साहब चलीजिए, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब। डॉक्टर बोला अभी हम आ रहे हैं सिगरेट पी के, अभी देखेंगे। अब कैसी स्थिति है उनकी? अब माँ मेरी गुजर चुकी है डॉक्टर की कमी से। न डॉक्टर आए न ऑक्सीजन मिला और इस तरह की बदहाली के बावजूद बादशाह सलामत को लगता है कि सब हरा भरा है। और कहने में कतई गुरेज नहीं कि जिस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, वहां कानपुर के हैलेट अस्पताल में वेंटिलेटर शोपीस बनकर रह गए हैं। कानपुर के बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से 34 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं और कोई पूछने वाला तक नहीं, जबकि लखनऊ के बाद कानपुर ही कोरोना से सबसे ज्यादा कुपित है। देखिए 120 कोविड के लिए वेंटिलेटर है, जिसमें से 86 फंक्शनल है, 34 खराब हो गए हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट है और जो बेड्स हैं तो बेड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं। देखिए चक्कर ये है ना कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। ऑक्सीजन है लेकिन सेंट्रल सप्लाई उन बेड्स पे नहीं है, तो हम प्रेशर से ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। बेड्स तो हम दे दें। और ऐसी स्थिति में आलम यह कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कुछ ऐसा हो गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक के होश उड़ गए। प्रशासन ने वेबसाइट पर लखनऊ के हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 190 बेड खाली बताए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक करने के लिए तुरंत फोन करवाया तो पता लगा एक भी बेड नहीं है, जबकि सरकार दावा करती है कि बेड की कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट को उसका फैक्ट चेक करना पड़ रहा है और इस पर भी हालत ये कि सिर्फ आंकड़ेबाजी के अलावा कुछ मिल नहीं रहा। और यह हाल हर सरकारों का है। जम्मू की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, बदहाली शब्द छोटा पड़ जाएगा यहाँ, क्योंकि जम्मू के चेस्ट डिजीज अस्पताल का हाल ये है। ऑक्सीजन और दवाइयाँ मिल जाएंगी। इस तरफ देखिए आप लगातार जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया स्टाफ को, जिसको जहाँ जगह मिल रही है। बेड्स की कमी लगातार जो हो रही है और प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का दावा है कि ये युद्ध जैसी स्थिति है और यहाँ पर इसीलिए लोगों को असुविधा हो रही है। अस्पताल में बेड नहीं तो मरीज ऑक्सीजन लगाए कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, कोई गाड़ियों में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो कोई अस्पताल के पार्क में बैठकर ऑक्सीजन लगाए बस इस इंतजार में बैठा है या तो जिंदगी मिल जाए या तो मौत आ जाए। सीडी हॉस्पिटल में 3 दिन 4 दिन पहले से अनाउंस हुआ है ट्राइज। हमने अभी स्टाफ अंदर बिठा दिया है, बट रश इतना आ गया ऑल ऑफ ए सडन, वी आर नॉट एबल टू कोऑपरेट। अभी सारी टीम लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने और बंदे दिए हैं, डॉक्टर दिए हैं, पर लाइन इतनी लंबी है कि हम पूरी ज़ोर से पूरा स्टाफ लग के कर रहा है। मेरे फर्स्ट से लेके आज 6 तारीख तक 9 स्टाफ मेंबर्स, जिनमें 4 नर्सेज, 2 NO, 2
एक एक्सरे टेक्नीशियन पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारी वो भी एक बड़ी समस्या है, जो काम करने आता है वो भी भाग जाता है। डॉक्टर भी कबूल कर रहे हैं कि बेड्स की कमी है, लेकिन सवाल है उस कमी को दूर करेगा कौन? क्या सरकारें इतनी नाकाबिल हो गई हैं कि अब सब कुछ कोर्ट को ही करना पड़ेगा? क्योंकि लगातार देश भर में कोर्ट सरकारों को फटकार रही है और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और मोदी दोनों ही सरकारों को एक साथ फटकारते हुए साफ शब्दों में कह दिया, इस आपदा के वक्त हम सब एक साथ नहीं खड़े हो पा रहे, इसी वजह से कालाबाजारी हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमको तो सब कुछ दिख रहा है, किसी आरटीआई की जरूरत नहीं है, यह सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड को लेकर कुछ भी नहीं किया। और सच ही कहा दिल्ली हाईकोर्ट में, अगर आज की तारीख में गलती से किसी अस्पताल जाना पड़े तो पहले बेड नहीं मिलेगा, और बेड मिल गया तो आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, और आईसीयू बेड मिल गया तो वेंटिलेटर ढूंढना तो सीधे भगवान को ढूंढने जैसा है। और इस पर केंद्र और राज्य सरकारें पिछले 2 हफ्तों से कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं बजाय जनता की सुध लेने की। एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे, हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। 14 दिन की जिरह के बाद पहली बार दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल गई, और इतने दिनों में ना जाने कितनी जानें चली गई। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब भी बहस पर बहस ही चली जा रही है। आज केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की क्षमता 400 मीट्रिक टन के आसपास है। हमें चिंता है, हम दूसरे राज्यों के लोगों को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी दिल्ली को दे रहे हैं, फिर भी ये दिल्ली के ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। शायद दिल्ली की सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कत हो, इसे भी देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस पर कहा, घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत आंकने का फॉर्मूला गलत है। फिर भी यह सच है कि हमें पूरे देश के लिए सोचना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने से पहले उससे निपट सकेंगे। जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि ये चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं और उस लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। हमारे टीकाकरण का अभियान बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन कायदे से नहीं लगा पा रही है तो बच्चों को कैसे लगाएगी, ये समझ से परे है। लोगों को क्या ही बचाया जाएगा, कोई तैयारी नजर नहीं आती। अब तो लगता यही है कि मानो सब कुछ भगवान भरोसे हो चला है।